इंडिया और पाकिस्तान को बाबर आजम की याद क्यों सताने लगी है? ये इस टाइम सबसे बड़ा सवालिया निशान है। दोनों मुल्कों का मीडिया एक बात कर रहा है कि बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान एटलीस्ट एशिया कप जीतने का सोच भी नहीं सकता। आप भी परेशान होंगे कि चलो पाकिस्तान की तो समझ आती है, लेकिन इंडिया को इसमें क्या है कि इंडिया को ये नजर आ रहा है कि यार बाबर आजम के बगैर ये नहीं जीत सकते। आपकी टीम में ना हजरत इस टाइम सारे टुल्ले हैं। टुल्ले टुल्ला समझते हैं ना आप? आया तो आया, नहीं तो बांग्लादेश के खिलाफ भी हम 100 पे ऑल आउट हो जाते हैं। यानी कि कंसिस्टेंसी नहीं है, किसी लिहाज से भी नहीं है भाई। एक हसन नवाज है जिसकी एवरेज यही है बस 30 35 40, ठीक है, वो इससे ऊपर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपके बाकी खिलाड़ी उसके ऊपर इतना प्रेशर बना देते हैं कि वो फारिग हो जाता है। अब बाबर आजम इसमें कहां से आ गया? फखर जमान इंजर्ड हुआ तो खबर निकली कि जी फखर को रिप्लेस कर सकता है बाबर आजम। ये बात सच है, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम का टीम में होना बड़ा जरूरी है। इस टाइम बाबर आजम का जो किरदार है ना, वो एक बुजुर्ग का किरदार है, यानी कि एटलीस्ट एक होना लाजमी है। तो बाबर आजम नो डाउट, चाहे T20 क्रिकेट हो या कोई क्रिकेट भी हो, बाबर आजम पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। एशिया कप आप बाबर आजम के बगैर नहीं जीत सकते, ये बात तो कंफर्म है, इस पे कोई शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, सिर्फ हर बॉल पे छक्का नहीं होता। क्रिकेट भी एक किसी चीज का नाम है, क्रिकेट भी किसी बला का नाम है। तो आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। अब देखना यह है कि सिलेक्टर्स जो है वो बाबर आजम के साथ क्या सलूक करते हैं। जरूरी है कि बाबर आजम को मौका दिया जाए और बाबर आजम को टीम के साथ रखा जाए, ताकि टीम के अंदर कुछ थोड़ा सा बैलेंस नजर आए। इस टाइम कौन सा ऐसा बंदा है कि अगर सपोज दैट आपके पहले 2 ओवर में 4 आउट हो जाते हैं, पीछे कौन सा ऐसा बंदा है जो आपको आखिर तक लेके जाएगा? कोई भी नहीं है। और 2 4 आउट होना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं आपके लिए, क्योंकि आपके तो सारे टोले हैं। तो इसलिए बाबर आजम की याद इंडिया को भी पता है। वो पहले जो भी करता था, ठीक है, वो इसलिए करता था कि वो उसके अंदर थोड़ा सा जेलसी फैक्टर था। अब वो भी मान गया कि यार नहीं, उसके बगैर नहीं गुजारा, उसका होना लाजमी है। इसलिए अब ये चीज बड़ी जरूरी हो चुकी है। उसके अलावा नाज़रीन कुछ खबरें हैं, जैसे टेस्ट टीम का जो कप्तान है वो शान मसूद नहीं रहा। रिजवान को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया है। और जो शान मसूद है वो अब डेफिनेटली ऑटोमेटिकली जो निकल जाएगा, टीम से बाहर हो जाएगा। उस बंदे का एक अजीब सा रिकॉर्ड है। वो जब टीम में आता है एज अ कप्तान आता है, और एज अ प्लेयर उसे खेला हुआ नहीं देखा कभी हमने यार। अब वो आया था एज अ कप्तान, अब वो चला गया एज अ कैप्टन बाय, फिर कहीं 2 साल बाद उठेगा, फिर एज अ कैप्टन उठ के टीम में सीधा। तो ये अच्छी खबर है टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि शान मसूद ने पिछले 2 साल जो क्रिकेट खेली WTC की, आखिरी नंबर था पाकिस्तान का। तो रिजवान को कप्तानी अगर दिया तो डेफिनेटली रिजवान एक पॉजिटिव वो है, वो उसके अंदर ये चीज है कि वो टीम को लेके चल सकता है। ठीक है, हाँ अगर उसे थोड़ी सी छूट दी, अगर तो उसे वही जो है वो डंडा दिए रखा और अपनी मनमानियां की, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप कप्तान जिसको मर्जी बना दे। उसके अलावा नाज़रीन लास्ट में एक बात, बड़ी अजीब बात, कि उस्मान कादिर ने उस्मान खान को ये मशवरा दिया था जब पाकिस्तान से खेलने की बात आई थी। तो उस्मान कादिर ने कहा था कि इनके लिए अपना कैरियर तबाह मत करना, यानी कि तुम पाकिस्तान के लिए खेलने की जो तुम्हारी ख्वाहिश है इसको तुम रहने दो, और दुबई में जो तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हें इंटरनेशनल क्रिकेट मिलने वाली है, वो बेहतर है तुम वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलो। लेकिन डेफिनेटली उस्मान खान ने थोड़ी सी मुहब्बे वतनी भी दिखाई, और उस टाइम PCB जो है वो बिल्कुल ही लेट गया था उस्मान खान की तरफ, क्योंकि उसने PSL में सेंचुरियां मार दी थी। तो उसके बाद फिर उस्मान खान इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह नहीं चल सका। और आज आप देख लें उस्मान खान टेस्ट या वनडे या T20 कहीं पर भी आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नजर नहीं आ रहा, और UAE ने भी उसके ऊपर 5 साल की पाबंदी लगा दी है। तो ये बड़ी हैरत की बात है। उस्मान कादिर खुद ऑस्ट्रेलिया से आए थे, और वो वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। उसामा मीर अमेरिका चले गए हैं। इमरान ताहिर पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहते थे, वो जो है वो साउथ अफ्रीका चले गए हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, सिकंदर रजा ने स्टार्ट ही क्रिकेट का जब वो जिम्बाब्वे से किया, तो हमने बहुत से हीरे खोए हैं। और उस्मान खान को शायद अगर हम बताते कि हम क्या चाहते हैं आपसे, तो कुछ बेहतर हो सकता था। लेकिन उस्मान खान वाकई उसने अपना कैरियर जो है वो खत्म कर दिया। पाकिस्तान में तो ये निज़ाम चलता रहता है ना, कोई ना कोई आता जाता रहेगा, लेकिन उसने अपना कैरियर जो है वो तबाह कर दिया। अब आपने ये बताना ये है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 3 नाम आए हैं। अब तीन तीन नामों में से आपने बताना है कि कौन सा बंदा प्लेयर ऑफ द मंथ जीतेगा ICC का।
एक शुभमन गिल, इंडियन कैप्टन, जिन्होंने अभी रिसेंटली इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो हाईएस्ट स्कोर बनाए एक टेस्ट सीरीज के अंदर। दूसरा बेन स्टोक, ठीक है, एज अ ऑलराउंडर आप कह ले, और अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी इंडिया के खिलाफ जो उसने टेस्ट मैच खेले। और लास्ट में जिसने ब्रेन लारा का एहतराम किया, यानी कि मोल्डर, साउथ अफ्रीकन, जो 400 बनाने के करीब थे लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। ये 3 नाम दिए हैं जी आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए, ये नॉमिनीज हैं। अब आपने ये बताना है कमेंट्स करके कि कौन जीतेगा, मोल्डर जीतेगा, गेल जीतेगा या स्टोक जीतेगा। अगर मेरी जाती राय आप पूछें तो मेरे ख्याल में ये मुकाबला गिल और मोल्डर के दरमियान होगा। बेन स्टोक जो है वो इतना इसके ऊपर मैटर नहीं करेगा। हाँ, फिर अगर आप गिल और मोल्डर को देखें तो डेफिनेटली एक सीरीज के अंदर इतने ज्यादा रन बनाना कोई आसान काम भी नहीं है, लेकिन कोई इतना बड़ा काम भी नहीं है। 5 टेस्ट मैच है, 10 इनिंग्स है आपके पास, लेकिन जो इनिंग मोल्डर ने खेली थी वो इनिंग आप या हर बंदा नहीं खेल सकता। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मोल्डर जो है वो ये आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये ले उड़ेगा। लेकिन आपके ख्याल में कौन जीतेगा आपने जरूर बताना है, और बाबर आजम की वापसी से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके हवाले से जल्दी बात करेंगे। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।